हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ग्रुप डी के साइंस महारिविजन बैच के साथ हैं और इसमें हम 50 प्लस क्वेश्चन करवाने वाली हूं। और ये पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले 10 वर्षों के पेपर को मैं सॉल्व करवाने वाली हूं। और आज का क्लास हमारा 19 है। इससे पहले आप 1 से 18 तक नहीं देखें तो जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर हमारे साइंस के यूथ कंपटीशन के द्वारा मैं इसमें करवाने जा रही हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपको ग्रुप डी के सिर्फ पेपर चाहिए जिसमें मैंने मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस के मैं क्वेश्चन करवाई हूँ, पिछले 10 वर्षों के पेपर को मैं पूरा सॉल्व करवाई हूँ डिस्कशन वाइज, वो भी हमारे यूथ कंपटीशन के द्वारा पूरा फुल उसमें पेपर एनालिसिस है। तो जाके आप वो भी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं जिसमें 25 प्लस वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए, जो आज का हमारा टॉपिक है ये आवर्धन से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि मैग्नीफिकेशन। तो चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि -60 के आवर्धन वाला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए एक वस्तु को प्रोजेक्टर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रोजेक्टेड प्रतिबिंब द्वारा प्राप्त करने के लिए स्क्रीन को कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए, इसमें पूछ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, मैग्नीफिकेशन का हमारा फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का हमारा m = I/O होता है, यानी कि ये इमेज का प्रतिबिंब और ये हमारा ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब, यानी कि इमेज हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारे बराबर होता है -v/u के। ठीक है, ये हमारा इमेज और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इसके बाद देखिए, मैग्नीफिकेशन -60 दिया था और जो u है वस्तु का जो दिया था प्रतिबिंब वो -10 दिया था। तो -10 हो गया, माइनस कैंसिल हो गया, तो v = 60 × 10 हो जाएगा, तो 600 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो देखिए v = 6 मीटर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से भाग देते हैं। जब 100 से भाग देंगे तो 0 से 0 1 कट जाएगा, तो 6 मीटर बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए एकदम ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, आगे क्वेश्चन दिया है कि एक गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो देखिए, उत्पन्न जो आवर्धन होता है ये हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है। अभी बताए हैं कि इमेज और नीचे क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन दिया है कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न में क्या शामिल होता है, पूछ। तो देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस होते हैं उसमें, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो इसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का आभासी एवं बड़ा प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बनता है और वस्तु बड़े प्रतिबिंब के रूप में स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन दिया है कि आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन मतलब ये कितने पर होना चाहिए, तो ये धनात्मक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसमें सी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी होंगे ये हमारे प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि हम कह सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से संबंधित हम क्वेश्चन को यहाँ पे देखने वाले हैं। क्वेश्चन देखिए, आगे दिया है, किसका उपयोग करते हुए अपवर्तनांक के मान की गणना की जा सकती है। तो देखिए, हम स्नेल्स लॉ के द्वारा, यानी कि स्नेल के नियम के द्वारा हम अपवर्तनांक के मान को निकालते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी दिया हुआ है, लिखा है देखिए कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और पृथकारी तल के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। दूसरी बात, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण ज्यादा तथा अपवर्तनांक कोण ज्या का जो अनुपात होता है वो एक स्थिरांक होता है और स्नेल लॉ होता है sin I/sin R। ठीक है, और यहाँ पे हमारा N2 क्या होता है, स्थिरांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। पहले देखिएगा, पहले माध्यम के सापेक्ष में दूसरे माध्यम का क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एक प्रकाश किरण हवा से 1.33 के अपवर्तनांक वाले जल में प्रवेश करती है तो किरण कैसी होगी। तो देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अभिलंब की ओर झुकेगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे एक हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और ये भी स्नेल्स लॉ से होगा, यानी कि स्नेल के नियम से होगा। क्वेश्चन है कि यदि जल और कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 2.25 × 10⁸ है, जल में बोला है, और कांच में प्रकाश की चाल 1.86 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो जल के सापेक्ष में कांच का अपवर्तनांक पूछा है। किसके सापेक्ष में, ये जरूरी है। तो देखिए, जल के सापेक्ष में कांच का अपवर्तनांक पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर जल होगा, उसके बाद क्या होगा, नीचे हमारा कांच होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं स्नेल्स लॉ से sin I/sin R। देखिए,
जल में प्रकाश की चाल कितनी है, तो 2.25 गुणित 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड है। और कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, तो 1.86 गुणित 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, इसके बाद देखिए ये 10 की घात 8 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -8, तो ये कट जाएगा। इसके बाद ये बचेगा 2.25 बटा में 1.86 बचेगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.21 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, कोई प्रकाश किरण वायु में रखे कांच के प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए हैं। पहला देखिए कथन दिया है कि पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है। दूसरा दिया है कि पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है। तो देखिए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए सिर्फ और सिर्फ करेक्ट हुआ, यानी कि पहला हमारा ये करेक्ट है। पहला क्या दिया था, तो पहला दिया था कि जो पृष्ठ AB होता है ये हमारा अपवर्तन कोण जो होता है वो आपतन कोण से कम होता है, तो ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे इसमें। ठीक है, नीचे वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि आग के ऊपर उठने वाली गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में दिखाई देने वाले पिंडों की यादृच्छिक दुलमुल गति को निम्नलिखित में से किस घटना द्वारा परिभाषित किया जा सकता है, तो उसे हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, इसमें पूछा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और आपतित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ध्यान रखिएगा डी करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश किरण हवा से 1.45 के अपवर्तनांक वाले ऑप्टिकल फाइबर में प्रवेश करती है। यदि ऑप्टिकल फाइबर के सिरे पर प्रकाश की किरण का आयतन कोण 22 डिग्री है तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर अपवर्तन कोण कितना होगा, इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। क्या क्या गिवन दिया है पहले वो देखते हैं। देखिए स्नेल्स लॉ लगाएंगे यहाँ पे। इसके बाद देखिए दो इसमें हमारा अपवर्तनांक दिया था इसमें, तो इसमें एक हमारा दिया था U2 हमारा 1.45, दूसरा 1 होगा। इसके बाद I की वैल्यू 22 डिग्री दी है। इसके बाद स्नेल्स लॉ में पुट करेंगे तो ये हमारा I की वैल्यू 22 डिग्री हो जाएगा। साइन R पूछा है और इसमें दूसरे पहले के सापेक्ष में दूसरे को बोला है तो U2 हमारा 1.45 हो जाएगा और ये हमारा 1 हो जाएगा। इसके बाद साइन R कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 0.37 बटा में 1.45 आएगा। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको ऑप्शन नंबर इसमें से हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 14.99 डिग्री आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन दिया है कि दो पारदर्शी माध्यम ए और बी में प्रकाश की चाल 2 गुणित 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड है और दूसरा दिया है कि 2.25 गुणित 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड है। तो माध्यम बी के सापेक्ष में माध्यम ए का अपवर्तनांक किसके बराबर होगा, इसमें पूछ रहा है। तो देखिए दूसरे के सापेक्ष में पहले को पूछा है तो एक माध्यम में प्रकाश की चाल और बटा में दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल हम पुट करेंगे। तो पहला दिया था 2.25 गुणित 10 की घात 8 और दूसरा दिया था 2 गुणित 10 की घात 8, तो ये कट जाएगा, माइनस में ऊपर जाएगा तो कट ही जाएगा। इसके बाद जब इससे इसको भाग देंगे तो अपवर्तनांक कितना आएगा, 1.125 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को हम करेक्ट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी को पेंसिल में डुबोने पर क्या होगा। तो देखिए पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय घटना वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य की दृश्यता को परिभाषित कर सकती है। तो देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए इनमें से कौन सा कथन हमेशा सही होगा। तो देखिए इसमें हमारा कथन बी और सी सिर्फ सही होगा, यानी कि जो आपतन कोण होता है वो निर्गत कोण के बराबर होता है और दूसरा जो विचलन कोण होता है ये हमारा आपतित किरण और निर्गत कोण के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी हमारे ए ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कांच में कोई प्रकाश किरण कांच को वायु से पृथक करने की सतह पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। किरण वायु में किरण के कोण पर आपतित होगी और अपवर्तित किरण आपतित किरण के तल में कितनी होगी। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये
कांच में कोई भी प्रकाश किरण कांच के वायु से पृथक करने वाली सतह पर 30 डिग्री कोण पर जब आपतित होती है तो वही किरण वायु में 30 डिग्री से अधिक कोण पर आपतित होगी। और दूसरी बात यह है कि और जो अपवर्तित किरण होगी वो आपतित किरण के तल से स्थित होगी। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि इसमें दिया है कि हमारा पहले येलो, इसके बाद वॉयलेट, इसके बाद ग्रीन, इसमें अपवर्तनांक दिया है, पीले, बैगनी, हरे प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है, उनके बीच में कौन सा सही संबंध है? तो देखिए सी करेक्ट होगा, यानी कि सबसे पहले हमारा वॉयलेट आएगा, फिर ग्रीन, इसके बाद येलो आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट आंसर। देखिए यहाँ पे दिया है कि रंगों के घटते क्रम में अपवर्तनांक बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा वहाँ पे एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह इसकी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक गहरी से कम गहरा है, हमको नजर आता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी एकदम राइट आंसर। और देखिए उसका कारण क्या होता है कि वह कम गहरी क्यों दिखाई देती है। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि अपवर्तन के कारण प्रकाश की किरणें पानी की सतह से बाहर निकलती हैं तो पुल के नीचे जाते ही थोड़ी झुक जाती हैं। हमारी आंखें अपवर्तन को देख नहीं पाती, इसलिए स्विमिंग पूल वास्तविक गहरी से कम गहरा दिखाई देता है। तो यही हमारा कारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माध्यम 1, 2, 3 अपवर्तनांक क्रमशः 1.50, 1.36 और 1.54 है। यदि माध्यमों में प्रकाश की चाल क्रमशः V1, V2, V3 है तो उनके बीच में निम्न से कौन सा संबंध सही होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें से सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहले V1, V2 और V3 होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, V2, V1 और V3 होगा। V2 यानी कि 1.36, उसके बाद क्या होगा 1.50, लास्ट में 1.54 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे उसका रीजन दिया हुआ है क्योंकि N2 सबसे कम है इसलिए V2 में सबसे अधिक होगी और N3 में सबसे अधिक है इसलिए V3 में सबसे कम होगी। तो V2, V1 और V3 हमारा ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो क्या होता है? तो प्रकाश की दिशा में विचलन बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के सापेक्ष से संबंध किया जा सकता है। तो ये हमारा चाल से इसको संबंध किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए जो हमारा चश्मा होता है ये हमारा अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्य ए अपवर्तनांक 1.47 है, इसका तात्पर्य क्या होगा? तो देखिए ये द्रव्य ए में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से 1.47 गुनी कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए हमारा एकदम राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसका क्या बदल जाता है? तो उसकी चाल बदल जाती है। मान लीजिए प्रकाश से वो जल से होते हुए हवा में प्रवेश करेगा तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? तो चेंज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक साइड हमारा माध्यम दिया हुआ है और दूसरे साइड में प्रकाश की चाल दी हुई है। तो देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल 3.00 × 10⁸ होती है। पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ होती है। कांच में प्रकाश की चाल 2.00 × 10⁸ होती है। वही रॉक सॉल्ट की बात करें तो 1.96 × 10⁸ होती है। तारपीन के तेल में बात करते हैं प्रकाश की चाल तो 2.04 × 10⁸ होती है। नायलॉन में बात करें तो 1.96 × 10⁸ होती है। ये सभी हमारे इंपॉर्टेंट माध्यम हैं जिनमें से उनकी प्रकाश की चाल दी हुई है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसका क्या बदल जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उसका चाल बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है कि जल में डूबे जाने पर कोई छड़ पात्र के अंतराल पर चिपटी हुई प्रतीत होती है, यह एक किसका उदाहरण है? तो देखिए यह एक प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं इसलिए वो नहीं टिमटिमाते। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण कितने के बराबर होता है? तो ये देखिए ये दोनों 0 डिग्री के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बैगनी, हरे, नारंगी और पीले रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम है? तो देखिए नारंगी रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है, जैसे कि जबकि बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे कम होता है। लेकिन उसमें देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, सिर्फ और सिर्फ इसमें बैगनी, हरे, नारंगी और पीले की बात की थी, तो इसमें इसलिए बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नारंगी रंग का सबसे अपवर्तनांक क्या होता है? तो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होगा? तो वो 0 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ी क्या होती है, और यह आभासी स्थिति जिसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे का जो आभासी स्थिति होता है उसकी वास्तविक स्थिति से ये थोड़ी ऊंची होती है, और यह आभासी स्थिति से बदलती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? तारे टिमटिमाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कोई प्रकाश किरण अपवर्तनांक √2 वाले माध्यम से वायु को पृथक करने वाली सतह पर 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो किरण के माध्यम में कोण का अपवर्तित क्या होगा पूछा है। तो देखिए उसके लिए साइन आई अपॉन में साइन आर का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और साइन आई 45 हो जाएगा, साइन आर पूछा है और एन की वैल्यू इसमें √2 दिया है। इसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू हमारी 30 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? तो बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रात्रि में तारे किसके कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? तो देखिए तारों के प्रकाश के वायुमंडल अपवर्तन के कारण रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत यानी होते हैं या फिर दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी माध्यम का पूरे अपवर्तक सूचकांक हमेशा क्या होता है? तो ये 1 से अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी माध्यम का जो पूरे अपवर्तक होता है तो वो 1 से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे दिया हुआ है कि हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो देखिए हीरे का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है ये 2.42 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम से प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा क्या हो जाता है? तो वो धीमा तथा नॉर्मल से दूर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दिया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तक सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाया गया है? बाएं से दाएं इसमें पूछ रहा है। तो देखिए डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बर्फ, केरोसिन, बेंजीन, सेंधा नमक ये सभी हमारे आरोही क्रम में दर्शा रहे हैं किसको? तो अपवर्तक सूचकांक को। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो हवा का जो अपवर्तनांक होता है सबसे कम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थिति में एक अभिलंब किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं? तो ये अपवर्तन तथा परावर्तन इन दोनों में जो आपतित किरण और परावर्तित किरण होते हैं वो दोनों एक ही सतह पर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसके कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखाई देता है? तो वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? तो देखिए किसी माध्यम में प्रकाश के किरणों को झुकाव को हम अपवर्तक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। अगला टॉपिक होगा हमारा लेंस के उत्तल अवतल से रिलेटेड क्वेश्चन। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।